हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं बिहार स्पेशल प्रीलिम्स प्लस मेंस टेस्ट सीरीज का एक्सप्लेनेशन, जो बीपीएससी के लिए कंडक्ट कराया जा रहा है आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। उसमें हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे और पॉलिटी के 25 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे, जो टेस्ट नंबर 5 है। आज उसके अगले क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और मुझे उम्मीद है कि क्लासेस आपको पसंद आ रही होंगी, तो क्लासेस को शेयर जरूर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम भी आपके साथ आगे बढ़ पाएं, हमारा भी विकास हो सके। प्यारे बच्चे, विकास बड़ी शानदार चीज है, जब हो जाए तो अच्छा लगता है, नहीं हो तो लोगों को होने की उम्मीद तो जगी ही रहती है। चलिए बात कर लेते हैं इस टेस्ट पे। राज व्यवस्था एवं शासन, मेरे प्यारे बच्चे, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का ये पेपर हम डिस्कस कर रहे थे और उससे पहले मैं आपको बता चुका था कि जो बीपीएससी 70th के लिए हम लोग ये टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या है। इसमें हम आपको दे रहे हैं टोटल 21 टेस्ट। 21 टेस्ट के तहत मैंने आपको बताया था इसमें 10 सब्जेक्टिव पेपर हैं और 11 फुल लेंथ पेपर हैं। इस पेपर की वैल्यू कितनी है वो मैं आपको बता चुका हूं। सब्जेक्टिव पेपर में साइंस, हिस्ट्री और करंट अफेयर के दो दो पेपर हम दे रहे हैं, ताकि उसका ज्यादा वेटेज है तो ज्यादा पेपर भी आप सॉल्व करें। और 11 फुल लेंथ पेपर दे रहे हैं। हार्ड कॉपी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ वीडियो एक्सप्लेनेशन भी है, जो मैं आपको पढ़ाता हूं, और या रिगार्डिंग टीचर आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं जो जिस सब्जेक्ट को पढ़ाता है। इसके अतिरिक्त प्यारे बच्चे, हम आपको 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशन देते हैं, टीचर के साथ डिस्कशन देते हैं। बिहार स्पेशल और करंट अफेयर की फ्री क्लासेस होती हैं, उसके भी मेंटोरशिप होती है। तो ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में हम आपको दे रहे थे 2349 में, लेकिन कुछ बच्चों का आया मैसेज कि सर इसको कम कर दीजिए, तो बस मैसेज आया और काम हो गया। 20% ऑफ हमने कर दिया है लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सेकंड बैच में अगर आप ऐड होते हो, क्योंकि फर्स्ट बैच के तो 5वां पेपर हो चुका है, तो आप सेकंड बैच में जुड़ सकते हो। और सेकंड बैच की फीस हम 20% ऑफ रख रहे हैं, क्योंकि आपकी ऐसी डिमांड थी, उस चीज को ध्यान में रख के। तो आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आज ही दिए गए नंबर पे करिए मैसेज, और मैसेज करके तुरंत कहिएगा 20% ऑफ, तो हम लोग समझ जाएंगे कि आप जो है कहाँ से आए हैं, है ना, यूट्यूब के थ्रू आए हैं या फिर रेफरेंस से आए हैं। जैसे ही 20% ऑफ कहेंगे, आपको ये कोर्स मिल जाएगा 20% ऑफ में। कोई कहे कि किसने बताया, तो बोल देना कुमार पंकज ने कहा है, फिर आपको कोई नहीं पूछेगा कुछ। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर की। 25 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके थे, उससे आगे हम चल रहे हैं, 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चे। कल की तरह फिर से वही होगा, जिन लोगों ने इसका क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सॉल्व करते हुए अपने आंसर करते जाएंगे और बताएंगे पेपर की क्वालिटी कैसी है। क्वेश्चन नंबर 26, सरकार के 3 स्तंभ। मैं पॉलिटी की क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, वो 3 स्तंभ भी कहा जाता है या 3 अंग कहा जाता है। ये पूछ रहा है सरकार के 3 स्तंभ या अंग कौन से हैं जो अपने कार्यों का वर्णन करते हैं। यानी सरकार के जो 3 पिलर्स हैं, मीडिया को फोर्थ माना जाता है, हालांकि आजकल जो है चौथा स्तंभ लंगड़ा हो गया है और वो चल नहीं पा रहा है ढंग से, खिसक रहा है बस। तो 3 पिलर की हम बात करेंगे, चौथे पिलर पे जाएंगे ही नहीं। आपने बताना है ये तीनों का अपना जो है काम करने का क्या सही वर्णन होगा। यहाँ कह रहा है कार्यपालिका कानून लागू करता है, विधायिका का काम है कानून बनाना, न्यायपालिका का काम है कानूनों की व्याख्या करना। ऑप्शन बी में कह रहा है विधायिका का काम है कानूनों की व्याख्या करना, कार्यपालिका का काम है कानून बनाना, और न्यायपालिका का काम है कानूनों को लागू करना। ऑप्शन सी में कह रहा है कि न्यायपालिका का काम है कानून लागू करना, कार्यपालिका कानूनों की व्याख्या करता है और विधायिका कानून बनाता है। फिर इसका आगे भी दिया हुआ होगा एक और ऑप्शन, और यहाँ कह रहा है कार्यपालिका कानून बनाती है, न्यायपालिका कानूनों को लागू करती है और विधायिका कानूनों की व्याख्या करती है। अब आपसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे कि कौन सा जो है सही व्याख्या हो रही है यहाँ पे। अब मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपको कई बार पॉलिटी पढ़ाते हुए बताया था कि 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, या कह सकते हो कि गवर्नमेंट के 3 अंग हैं, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आती है। विधायिका, विधायिका मेरे प्यारे बच्चे जिसको क्या कहते हैं हम लोग, तो हम लोग कहते हैं लेजिस्लेचर। क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर कहते हैं विधायिका को। लेजिस्लेचर या विधायिका, लेजिस्लेचर का क्या काम है?
तो लेजिस्लेचर करता है लॉ बनाने का काम, क्या, लॉज। तो आप इसको लिखेंगे मेकिंग लॉज, है ना, मेकिंग लॉज, क्योंकि ये कानून बनाती है। संसद में जो बैठते हैं वो क्या कहलाते हैं, संसद में जो सदस्य हैं, जो संसद काम कर रही है वो काम कर रही है लेजिस्लेचर का, यानी विधायिका का। या फिर आपके राज्य में जो विधानसभा है वो किसका काम कर रही है, तो वो काम कर रही है प्यारे बच्चे विधायिका का। और विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है। जैसे अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाया गया है ना, ऐसे ही तमाम तरीके के कानून बनाए जाते हैं। अब विधायिका ने कानून बना दिया, इस कानून को लागू करने का काम किसका होता है, तो कार्यपालिका का, जिसको एग्जीक्यूट कहते हैं। जैसे ये लॉ बना तो लॉ को एग्जीक्यूट भी तो करना पड़ेगा किसी ने, तो ये एग्जीक्यूट कौन करेगा प्यारे बच्चे, तो वो करेगी एग्जीक्यूटिव। कौन करेगी, एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कहते हैं कार्यपालिका को। यानी विधायिका ने क्या बनाया, नियम बनाया, तो कोई लॉ बन गया, उस लॉ को लागू करना पड़ेगा, तो लागू करने का ना काम किसका होता, कार्यपालिका का। तो ये क्या हो गया, लेजिस्लेचर का काम है लॉ मेकिंग लॉज, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, इंप्लीमेंटिंग लॉज, यानी कानून को लागू करना। अब भाई कानून सही बना है कि नहीं, या कानून को सही से लागू किया गया है कि नहीं, इसके लिए भी कोई होना चाहिए। तो वो काम कौन करता है, न्यायपालिका करती है। कौन करता है, न्यायपालिका। न्यायपालिका ये निर्धारित करती है, कल भी मैंने बताया कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत, है ना, कानून का शासन लागू किया जाता है। तो यही न्यायपालिका देखती है कि सही चीजें हो रही हैं कि नहीं, जो लॉ बना है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वायोलेशन कर रहा हो किसी के फंडामेंटल राइट का, है ना। तो इस तरीके का जो रिव्यू वाला सिस्टम है, जिसको कहते हैं इंटरप्रेटिंग लॉज, क्या कहते हैं, इंटरप्रेटिंग लॉज, इंटरप्रेट करती है, इंटरप्रेटिंग लॉज। और ये इंटरप्रेट कौन करती है, तो ये करती है आपकी जुडिशरी, ठीक है, यानी न्यायपालिका। तो इस तरीके से इसका सही काम क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा कार्यपालिका का काम क्या है, कानून लागू करना, विधायिका का काम है कानून बनाना, और न्यायपालिका का काम है कानूनों की व्याख्या करना। यानी ए आंसर सही हो जाएगा। आपको समझ में आई पूरी बात, है ना। एक्सप्लेनेशन समझ में आना बहुत जरूरी है। सिर्फ जो है एक्सप्लेनेशन किसी ने आपको लिख के दे दिया, आपने पढ़ लिया, उससे जीवन आसान थोड़ा ही होगा, वो आपको समझ भी आना चाहिए, ये मेन उद्देश्य होता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, सही नहीं है ना, इज नॉट करेक्ट पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, इज नॉट करेक्ट, है ना, इज नॉट करेक्ट। तो क्या है, पहला कह रहा है संसदीय कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की ताकत बढ़ाई जा सकती है। संसदीय कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की ताकत बढ़ाई जा सकती है, पहलवान बनाया जा सकता है उनको, हाँ? दूसरा कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या तय करने के लिए कोई निश्चित मानदंड नहीं है। न्यायाधीशों की संख्या तय करने के लिए किसमें, सुप्रीम कोर्ट में, है ना, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या तय करने के लिए कोई निश्चित मानदंड नहीं है। तीसरा कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति बढ़ाने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में संशोधन आवश्यक है। तीसरा कह रहा है मूल संविधान में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अधिकतम 7 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान था। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें मेरे प्यारे बच्चे क्या सही नहीं है पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है। और ऐसा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट हो जाता है भाई, डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने यहाँ सही कथन नहीं बताना है, आपने गलत कथन बताना है। तो गलत कथन आप तब बता पाओगे जब आप सारे कथन को जानते होगे। सही कथन में क्या होता है, आपने 3 स्टेटमेंट पढ़ी, आपको लगा रही ये सही है, एक सही पता था, आपका आंसर बन गया। लेकिन एक गलत ढूंढने के लिए 3 सही भी तो पता होने चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, और बीपीएससी आजकल ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है जहां सही नहीं है पूछता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे। संसदीय कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की ताकत बढ़ाई जा सकती है, ये बात ठीक है। इसका तात्पर्य क्या है मेरे प्यारे बच्चे, इसका तात्पर्य ये है कि ताकत बढ़ाने का मामला जो यहाँ कह रहा है ना कि द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन बी इंक्रीज थ्रू पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन। तो संसद को यह अधिकार है कि वो कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकती है ना, उनकी न्यायिक सीमा को बढ़ा सकती है, उसके संदर्भ में ये है।
आप ये मत सोचिएगा कि न्यायाधीशों को खली बना देगा पार्लियामेंट, वैसा नहीं है। कानून के जरिए उनकी ताकत बढ़ा दी जाएगी। ताकत देखो, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है प्यारे बच्चे, क्या है, डीएम है। डीएम की ताकत क्या है, उसकी कलम उसकी ताकत है। और एसडीएम क्या है, उसकी कलम उसकी ताकत है। यानी इनके पास एब्सोल्यूट पावर होती है इनके रिगार्डिंग एरिया के लिए। मतलब इन्होंने कह दिया तो कह दिया, है ना। जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे, वो वाला मामला रहता है। इन्होंने अगर एक बार लिख के दे दिया कि ये जमीन जो है फलाने को जाती है, तो फिर आप हाई कोर्ट भी चले जाओ, सो जो एसडीएम ने लिख दिया पेपर पे वही माना जाता है। तो ठीक वैसे ही ध्यान रखिएगा, इनकी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की पावर की बात हो रही है, वही कलम की पावर की बात हो रही है, बाहुबल की बात यहाँ पे नहीं हो रही। तो ये बात ठीक है, बिल्कुल ऐसा सही है। दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या तय करने के लिए कोई निश्चित मानदंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या तय करने के लिए कोई निश्चित मानदंड नहीं है, ये बात सही है। ऐसा कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है, इसको छोड़ दिया गया है संसद के ऊपर कि संसद जैसा उचित समझे जिस समय पर वैसा कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या को जो है बदल सकती है ना। और तीसरा कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति बढ़ाने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में संशोधन आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर यह बात गलत हो जाती है। ठीक है, संशोधन की आवश्यकता नहीं है सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति बढ़ाने के लिए भारतीय संविधान में, तो ये गलत है। और ये डी वाला कह रहा है, मूल संविधान में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अधिकतम 7 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान था। ये बात ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, जब मूल संविधान बना तो 8 थे टोटल। इन 8 में एक थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 इनसे अलग थे। तो इस तरीके से आप देखेंगे बात सही हो गई कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अधिकतम 7 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान था। तो टोटल 8 ही थे। अभी वर्तमान में कितने आपको बढ़ा है, अभी वर्तमान में है 34। कितने हैं, 34 हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको काउंट करके, यानी सीजेआई प्लस 33 अलग हैं। ये कब हुआ था, तो ये हुआ अमेंडमेंट 2019 में, और संख्या बढ़ा दी गई। कितने से बढ़ाई गई थी प्यारे बच्चे संख्या, तो पहले 31 हुआ करते थे। कितने होते थे, 31 होते थे, इसमें 3 और ऐड कर दिए गए। और 2019 से सुप्रीम कोर्ट में 34 जो है न्यायाधीश अब होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये संशोधन सुप्रीम कोर्ट संशोधन अधिनियम 2019 में संसद ने किया था, याद रहेगी आपको। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 8 से लेकर किस तरीके से जो है उत्तरोत्तर वृद्धि होते गई है, और आज 34 न्यायाधीश वर्तमान में हैं, है ना। तो अनुच्छेद 124 एक जो है, यहाँ पे जो आर्टिकल 124 दिया है, आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 1 ये शक्ति देता है संसद को कि न्यायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसद सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी कर सकती है। और साथ ही साथ 124(2) और 124(7) ये 2 सब क्लॉज और आते हैं इसी से संबंधित, और ये निर्धारित करते हैं कि जो न्यायिक प्रक्रियाएं हैं या जो न्यायिक संबंधित दिशा निर्देश हैं उनमें राष्ट्रपति का किस तरीके से हस्तक्षेप होगा, राष्ट्रपति जो है कैसे परामर्श लेंगे। तो राष्ट्रपति के साथ परामर्श करने की बात जो है इन सब क्लॉज में आती है। तो आर्टिकल 124 रिलेटेबल है जो है न्यायाधीशों की संख्या से। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, इसमें जो ये कहा गया कि यहाँ पर संशोधन होता है, वैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर सी आंसर इसका सही हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय राज्य व्यवस्था की जननी किसे माना जाता है, भारतीय राज्य व्यवस्था की जननी प्यारे बच्चे। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई, एनी बेसेंट। 28 का सही आंसर आप बताएंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था की जननी किसको माना जाता है। इंदिरा गांधी जी को मानेंगे क्या, जिन्होंने ये कहा था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत बड़ी चूक कर दी, उस चूक को मैं सुधारूंगी, और 42nd अमेंडमेंट कर दिया उन्होंने। तो आपको लगता है कि उनको जननी मानना चाहिए, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे, सरोजिनी नायडू। बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सरोजिनी नायडू, जिनको कोकिला भी कहा जाता है, भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू, उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख हस्ती के रूप में आप लोग जानते हो। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है ये अध्यक्ष बनी, पहली भारतीय महिला। वैसे एनी बेसेंट थी लेकिन वो भारतीय नहीं थी।
है ना। विदेश अगर पहली भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस पूछता है तो आप एनी बेसेंट कहते हो, लेकिन प्रथम भारतीय कहता है तो आप सरोजिनी नायडू जानते हो। तो उनका काफी बड़ा योगदान रहा है। हालांकि उन्हें अगर आप देखो तो भारतीय राजनीति में आधिकारिक तौर पर भारतीय राज व्यवस्था की जननी जैसा कोई शब्द नहीं दिया गया, लेकिन ये उनका योगदान उल्लेखनीय है। इसलिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो राजनीतिक समाज में उनका योगदान देखते हुए उनको कहा जाता है भारतीय राज व्यवस्था की जननी। ठीक है, तो याद रखेंगे बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के कालानुक्रमिक क्रम में प्रारंभिक से नवीनतम तक व्यवस्थित करें। और आम गुनाह है, मैम तुस्सी गाओ और मौज लो। किस किस को पता है ये वाली ट्रिक, है ना। पहले इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करें, उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। आम गुनाह है, मैम तुस्सी गाओ और मौज लो। जिसको ये ट्रिक पता है वो, उसके मेरे प्यारे बच्चे जीवन में ये समस्या होगी ही नहीं कि कैसे जो है गठन हुआ है राज्यों का। आप सीधा यहां से तोड़ते चले जाइए, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, है ना। और इस तरीके से आप जो है सारे राज्यों को लगा दोगे। अब आप कहोगे मास्टर इतनी जल्दी बता दिया, तो फिर आप मेरी क्लास में कैसे आओगे अगर मैं ऐसे ही आपको सारा बता दूंगा तो, है। तो चलिए इतना बता देता हूं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, है ना, नागालैंड, हरियाणा। इस तरीके से जब आप इस ट्रिक को तोड़ते हो तो आपको पता होता है, गूगल पे सर्च कर लेना, मिल जाएगी, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे किसका पूछ रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कालानुक्रमिक क्रम में प्रारंभिक से नवीनतम तक। देखिए मैंने पहली में ही बताया आम, तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश हो जाएगा। फिर आम के बाद मैंने क्या बताया, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तो यहाँ है नहीं। फिर उसके बाद गुना, तो गुजरात आएगा, है ना। फिर नागालैंड आएगा, है ना, ये देख रहे हो। तो दो चार, दो चार है कहीं, दो एक चार, दो एक चार। अच्छा इसमें उत्तर प्रदेश दिया हुआ है बीच में, बताओ दो कहाँ कहाँ पे पहले है? सिर्फ एक पता होता ना तो कट जाता आपका, जीवन आसान हो जाता ना। एक वाला अगर पहला आम ही पता होता ना कि क्रैक नाउ पे आम बताया गया था, तो भी आपका जो है जीवन आसान हो जाता। कितने कट जाते, जिसमें एक पहले आ रहा है, उत्तर प्रदेश पहले आ रहा है, वो तो कट ही जाते ना। क्यों कट जाते भाई ये बताओ। ये कह रहा है उनके गठन के कालानुक्रम में। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, उत्तर प्रदेश का गठन आजादी के बाद हुआ क्या, पहले ही हो गया था। तो एक तो पहले रहेगा ही, है ना। ये ट्रिक इस पे मत लगा देना, कई बार जो है ट्रिक ऐसे ही जो है डिस्टर्ब कर देती है। तो जब भी जितने भी मैंने ट्रिक बताई उसमें उत्तर प्रदेश का ही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का गठन आजादी से पहले हो चुका है। और बाद में जब फिर से राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो उसमें उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड टूटा जरूर था, लेकिन उत्तर प्रदेश का गठन इसके बाद नहीं हुआ है। तो एक तो पहले पे रहेगा, है ना। तो इसमें कोई समस्या आपको रहेगी, एक तो पहले पे रहेगा भाई। चलिए उत्तर प्रदेश रहेगा, तो दो वाला यहां से हटा दीजिए। तो उत्तर प्रदेश पहले से रहेगा, और फिर उसके बाद लगाइए ट्रिक, है ना। इसीलिए कहते हैं कि कई बार जो है नकल के लिए अकल चाहिए होती है। आप ट्रिक लेके तो जाते क्रैक नाउ की कि भाई नकल मार देते हैं, आम गुनाह है, मैम तुस्सी गाओ और मौज लो। और वहां पता चला कि अरे उत्तर प्रदेश कहाँ से आ गया है, तो मास्टर ने ट्रिक में बताया ही नहीं था। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको थोड़ी सी हिस्ट्री और पॉलिटी की नॉलेज भी हो, कि उत्तर प्रदेश तो पहले से ही जो है संयुक्त प्रांत के नाम से कितने समय से चला आ रहा था, है ना, प्रोविंस था, यूनाइटेड प्रोविंस। चलिए आइए, तो उत्तर प्रदेश पहले पे आ गया, अब ट्रिक लगा दो, आंध्र प्रदेश लगा दो, महाराष्ट्र है नहीं तो गुना से गुजरात उठा लो, है ना, फिर नागालैंड उठा लो। तो नागालैंड है यहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश पहले पे आया, फिर आंध्र प्रदेश आया, यानी एक दो, एक दो दोनों में है। फिर आपको ये नागालैंड पकड़ना ही पड़ेगा, एक दो चार, यानी बी आंसर हो जाता। देख रहे हो किस तरीके से ट्रिक काम आई है आपके, जीवन आसान है। मजा आ गया आज तो, बोले बहुत सही, यूरेका यूरेका, मिल गया मिल गया मिल गया। चलो ये आंसर हो गया, 20 का करेक्ट है। कैसे कैसे है ट्रिक मैंने बता दी है, और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो राज्यों का पुनर्गठन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 30। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सही उत्तर चुने नीचे दिए गए कूट से। सूची 1 में कहता है संविधान की अनुसूचियां, सूची 2 में कहता है विषय वस्तु। इधर क्या कह रहा है, शेड्यूल।
है ना, और उधर क्या कह रहा है, कंटेंट। तो ये इसमें क्या है, शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक तरफ कह रहा फोर्थ यानी चौथा, छठवां, आठवां, नौवां, इधर कह रहा भूमि सुधार, भाषा, राज्यों की परिषद और जनजातीय क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। किसी को कुछ पता होता है, नहीं पता होता है इसके बारे में, लेकिन सबको राजभाषा वाला तो पता होता है। बोले ओहो राजभाषा मिल गया, अब तो जो है इसको सही कर देंगे क्वेश्चन को, है कर दोगे सही। चलिए, चौथे में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, चौथे में क्या होता है, चौथी अनुसूची में बताइए क्या होता है, राज्यों की परिषद, यानी फोर्थ में होता है काउंसिल ऑफ स्टेट। चौथे में क्या होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट होता है। चलिए आप वाले से लगा लें, हैं आप वाले से लगा लेते हैं। तो आठवीं अनुसूची में क्या होता है, भाषाएं हैं, है ना, भाषाएं दी गई हैं। तो सी का दो देखते हैं, उससे मिलता है, देखो इसी से मिल जाता, सी का दो सिर्फ एक में ही था, सी आंसर हो जाता इसका। कई बार एक ही चीज जो है यूरेका यूरेका कर देती है, एक ही मिल जाए तो काम हो गया। चलिए बाकी भी देख लेते हैं वैसे, है ना। छठवें का, छठवां सूची में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, तो इसमें जनजातीय क्षेत्र हैं। कि इसको जनजातीय क्षेत्रों को क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा ना इसके बारे में, क्या बोलते हैं, एएमटीएम, पढ़ा है एएमटीएम। कोई कोई लोग जो है उसको क्या पढ़ता है, एमएमटीए, है ना, ऐसे भी पढ़ते हैं। तो जैसे आप चाहो एएमटीएम पढ़ लेना, जो आपका मन आए वो पढ़ लेना। शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड होता है ना। यहाँ पर पेशा कानून लागू होता है, पंचायती अधिनियम नहीं लागू होते हैं। राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में ये सीधा जो है ट्राइबल एरियाज आते हैं, राष्ट्रपति इनको अधिसूचित करता है, बिना स्टेट की मर्जी के भी किया जा सकता है। स्पेशल राइट्स इनको दिए जाते हैं, ये सब आप लोग इसके बारे में जानते हो ट्राइबल एरिया के बारे में। फिर आता है नौवां, नौवे को कैसे भूल सकते हो, मैंने कितनी बार इसको पढ़ाया था अलग से, भूमि सुधार के संबंध में, है ना। जमींदारों की जमीन छीन ली जो है नेहरू साहब ने, और बाद में फिर जो है इंदिरा गांधी जी ने बचा कुचा, और फिर जनता पार्टी ने काम कर दिया, ताबूत में कील ठोक दी। कि नौवे जो है इसमें ये कर दिया था भाई कि नौवीं अनुसूची में तो न्यायिक पुनरावलोकन, क्या इसमें तो कोई सुनवाई भी नहीं होती थी, सुप्रीम कोर्ट को बंदी कर दिया था कि बहुत जो है सुप्रीम कोर्ट बार बार दखल अंदाजी करता है। इंदिरा जी ने कहा ये तुम्हारे जो है दायरे से ही बाहर है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 30 का सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 मेरे प्यारे बच्चे, क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है, संयुक्त जॉइंट, जॉइंट लोक सेवा आयोग, है ना, किसके द्वारा किया जा सकता है पूछ रहा है। बाय हुम द जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा, संसद के अधिनियम द्वारा, संबंधित राज्यों के विधानमंडल के प्रस्ताव द्वारा। बहुत इजी और गोलू किस्म का क्वेश्चन है ये, कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है। राष्ट्रपति आदेश दे पाएंगे क्या, राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती कि वो जो कहें जाओ जॉइंट कमीशन बना दो, है ऐसा नहीं हो सकता। राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव, राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का शुरुआत करने के लिए ऐसा प्रस्ताव ला सकती है, लेकिन वो जॉइंट जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए उसके पास कोई पावर नहीं है। संसद तो देखो सर्वोच्च संस्था है कानून बनाने की, इसके पास तो जो है अल्टीमेट पावर्स दी ही गई हैं, संसद ऐसा कर सकती है, कोई समस्या नहीं है। राज्यों के विधानमंडल के प्रस्ताव के द्वारा कोई जो है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है इस्टेब्लिशमेंट नहीं किया जा सकता। तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाती है, सी बिल्कुल करेक्ट होगा। जॉइंट की बात आएगी तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो गवर्नर के संदर्भ में हो, चाहे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो। जॉइंट का मतलब समझ रहे हो, ये ऐसे समझो कि बिहार, है ना, और झारखंड का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनका जो हेड है वो एक ही है, और वही दोनों यहाँ के सिविल सर्वेंट को जो है वो हेड कर रहा है, वही दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं। इस काइंड ऑफ इस ऐसी बात कुछ हो रही है, ठीक है। यानी बीपीएससी जेपीएससी के एक एग्जाम हो रहा है, लोग जो है चुने जा रहे हैं और मजे ही मजे, है ना, वैसा वाला। चलिए फिर जो है करप्शन पे करप्शन हो रहा है उधर जो है एग्जाम झारखंड में हो रहा था, पता चला कि बिहार में लीक हो गया, बिहार में भी हो रहा था सेम टाइम, झारखंड में लीक हो गया, है ना। तो दुआ मनाना ऐसा कभी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान सरकार को कानूनी रूप से सकारात्मक कल्याणकारी उपाय करने में सक्षम बनाता है। ध्यान से देखेंगे,
भारतीय संविधान सरकार को कानूनी रूप से सकारात्मक कल्याणकारी उपाय करने में सक्षम बनाता है। दूसरा कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भारतीय संविधान की एक ऐसी ही विशिष्टता है। कौन सा कथन इसमें सही है पूछ रहा है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 माय डियर फ्रेंड, जल्दी से बताइए। कितना शानदार क्वेश्चन है, मजा आ जाता है ऐसे क्वेश्चन देख के। मैं खुद इस एग्जाम में बैठा होता आपकी जगह तो एकदम जो है कुर्सी पे उछल के बैठ जाता, क्या बनाया है पेपर भाई। भारतीय एकदम इजी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में है, लॉजिकल है, इसको कहते हैं लॉजिकल पेपर। इफ यू हैव gone through with all the subjects, आपने पढ़ा है अच्छे से, then you are able to solve these questions। अदरवाइज रटे हुए हैं घटना चक्र से तो नहीं बनेगा बाबा। घटना चक्र अब वैसे भी बीपीएससी के लिए जो है बैन कर दो घटना चक्र को, नॉट सफिशियंट। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान सरकार को कानूनी रूप से सकारात्मक कल्याणकारी उपाय करने में सक्षम बनाता है, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको कल भी बताया था, बापू हमारे जान से प्यारे जो है वो चाहते थे कि कुटीर उद्योगों को आगे बढ़ाया जाए और स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया जाए। दुधारू पशुओं की बात हो या फिर मांसाहार को या जो है शराबबंदी की बात हो, सब करते थे गांधी। और वो जो बातें फंडामेंटल राइट में नहीं जा पाई उनको डीपीएसपी में डाला गया और कहा गया कि जब भी राज्य के वश में होगा, जब भी राज्य उस अपने आप को उसके समर्थ समझेगा तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को अपने नियमों में लागू करने के लिए जो है प्रयास करेगा। यानी इसको ध्यान में रखते हुए कानून बनाए जाएंगे और कल्याणकारी जो है सकारात्मक कल्याणकारी उपाय के लिए भारतीय संविधान ने ऐसे उपाय किए। तो ये बात तो ठीक है डीपीएसपी। अब ये कह रहा है जो डीपीएसपी है भारतीय संविधान की एक ऐसी विशेषता है, बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। दोनों कथन एक और दो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष कौन सा दिन राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मजे की बात है, अभी मंथ कौन सा चल रहा है? मई चल रहा है। तो 1 मई आया, उस दिन जो है सारे लोगों ने, अब जो कॉरपोरेट मजदूर है उन्होंने खूब शेयर किए हुए थे मीम्स की जो है आज मजदूर दिवस है, फिर भी देखो मजदूर दिवस की छुट्टी नहीं की गई। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको पता है जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके लिए भी एक डिफाइंड डे रखा गया है प्यारे बच्चे, है ना। तो डिफाइंड डे कौन सा है आपके लिए? 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को आपका जो है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस होता है। इसको आप जो है मनाइए। और ये कब से मनाया जाता है? तो जो हमारे महान लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उन्होंने सिविल सर्विसेज को कहा था कि सिविल सर्विसेज जो है ये भारत का स्टील फ्रेम है। प्यारे बच्चे, कहा क्या है? भारत का स्टील फ्रेम कहा था उन्होंने। आप समझ रहे हो आप कितने पावरफुल हो? आप अपने आप को जो है जब तैयारी में जो है थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, ऊंच नीच हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में चले जाते हो और आप जो है स्टील के बने हो, स्टील फ्रेम हो आप फॉर इंडियन कम्युनिटी। तो अपने आप में मजबूती रखिए। पटेल साहब आपको मजबूत कह के गए हैं, स्टील के जो है आप इस्पात के बने हुए हैं। तो कई बार जब दिक्कत आए पढ़ाई में, क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे अभी भी, तो परेशान नहीं होना है, एकदम मजबूत हो जाना है ना, और पढ़ते जाना है। आप जब भी आपको लगे कि दिक्कत हो रही है तभी कहिए मैं स्टील हूं, मैं स्टील हूं, मैं स्टील हूं, तो जीवन आसान हो जाएगा। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में अधिकारियों को जब संबोधन दिया था तो उसी की याद में इस दिन को मनाया जाता है। और इस दिन पुरस्कार भी दिए जाते हैं उन सभी सिविल सर्वेंट्स को जो अपने जीवन में अच्छा कर रहे होते हैं और अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे होते हैं। देखो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चे, सिविल सेवा, और आप क्या बनते हैं? सिविल सर्वेंट, यानी आप सेवक बन के जाते हैं। तो जो सेवक बन के काम कर रहे होते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है, और जो सेवा ना करके मेवा खा रहे होते हैं, राजा बन रहे होते हैं, उनके घर पे छापे पड़ते हैं, है ना। कल की खबर है, परसों की, देख लो झारखंड में क्या हो रहा है ना। पीएस साहब है, एक मंत्री जी के पर्सनल सेक्रेटरी, 30 करोड़ 33 करोड़ रुपए तो निकल चुके हैं अभी अभी में बैगों में से। तो वो सेवक के घर से 33 करोड़ रुपए निकलना मजाक बात नहीं है, तो वैसा काम मत करिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34। निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य थे? स्वर्ण सिंह समिति बहुत जानते होंगे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही जो है आप जो फंडामेंटल ड्यूटीज आप कहते हो
इनको जो है मेरे प्यारे बच्चे लागू किया गया था। और इस समिति में थोड़े बहुत सदस्य थोड़े ही थे, 12 सदस्य थे स्वर्ण सिंह समिति में। 1976 में ये बनी स्वर्ण सिंह समिति और 12 इसमें सदस्य थे। अब पूछ रहा है इनमें से कौन थे, तो यहाँ तो जो है जीवन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है प्यारे बच्चे। तो AR अंतुले इसमें थे मेरे प्यारे बच्चे। SS रा नहीं होगा, SS रे थे ये, है ना, SS रे, यहां लिख देता हूं, SS रे भी थे। और हरदेव जोशी इसमें नहीं थे, हरदेव जोशी नहीं थे। CM स्टीव थे। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं भी बना हो तो इससे परेशान मत होइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ये एग्जामिनर ने जो है आपको पैनिक करने के लिए क्वेश्चन रखा है कि कौन कौन थे। बस ये आप ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे कि स्वर्ण सिंह समिति अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो आप पहले 10 थी और अब 11 कर दी गई हैं बढ़ा के, इनको लागू करने की जो सिफारिश थी वो स्वर्ण सिंह समिति ने ही जो है रखी थी। इंदिरा गांधी ने इस कमेटी का गठन किया था और इन्होंने कहा कि जो है भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, विविधता भरे देश में अगर आप लोगों को इस कदर अधिकार देंगे और उन पर कोई मौलिक कर्तव्य लागू नहीं किए जाएंगे तो ऐसे अधिकार जो है उन लोगों को ऐसे रास्ते पर भेज सकते हैं जो उचित नहीं होगा। तो अधिकारों के साथ कर्तव्य और कर्तव्यों के साथ अधिकार होना आवश्यक है, ऐसा इस समिति का कहना था, जो कि बिल्कुल उचित भी है। अब बात आती है कि हरदेव जोशी कौन है। तो हरदेव जोशी राजस्थान के CM रह चुके हैं। और कौन से CM प्यारे बच्चे, तो एक आध नंबर नहीं, 11वें CM यही थे, 16वें CM यही थे, 18वें CM यही थे। तो राजस्थान की लंबे समय तक इन्होंने सेवा की है और ये 1952 से लेकर 1995 तक लगातार जो है पॉलिटिक्स में रहे और जो है इन्होंने खूब सेवा की राजस्थान राज्य की। 10 राज्यसभा विधान जो है 10 बार इन्होंने राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ा और सभी चुनावों में अपराजित रहे, यानी ये लगातार जीते। आप सोच रहे हो किसी व्यक्ति ने 10 विधानसभा चुनाव लड़े हो, यानी जीवन के 50 साल राजनीति में खड़े रहे हो और कोई उनको हरा ना पाया हो, तो ये क्या हो गए, अपराजित हो गए मेरे प्यारे बच्चे, है ना। तो ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अब जो स्वर्ण सिंह समिति है ये आपको याद रहेगी। तो चलिए मुझे बताइए जल्दी से, स्वर्ण सिंह समिति ने कौन सा जो है आर्टिकल के तहत जोड़ा था फंडामेंटल राइट्स को। ये तो मैंने बता दिया कि 10 थे, है ना। अब पहले फिर जोड़ा किस में गया मेरे प्यारे बच्चे, तो भाग बताइए और आर्टिकल बताइए। तो आर्टिकल कौन सा है, जीवन के मेरे जो है अपराजित पुरुषों, बताइए जल्दी से। 51A है। भाग कौन सा है, 4A है ना, याद रहेगा, ये दोनों याद रखेंगे। भाग 4A और अनुच्छेद 51A, इनमें जोड़ा गया है फंडामेंटल राइट्स को, है ना। मेरे जीवन के कर्णधार, तुझको सत सत प्रणाम वाला सुनिए कि नहीं। तो आप कर्णधार हो, आपने जो है हार नहीं माननी है, आंसर करा करो। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट 35, आचार संहिता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा, आचार संहिता। आजकल आचार संहिता चल रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन बनाया गया है भाई। आचार संहिता कब लागू होती है, जब इलेक्शन होते हैं। और हमारे देश में जो है इलेक्शन का पर्व चल रहा है, जाके वोट जरूर डाल के आइएगा, है ना। लोकतंत्र मजबूत बनाइए, लोकतंत्र को, वोट डाल के आइए। जो लोग पौआ में वोट देते हैं उनको रोकिए, बोले ऐसा मत करो। तो आचार संहिता के बारे में विचार करना है। चुनाव प्रचार के लिए किसी भी आस्था स्थल का उपयोग करना वर्जित है, ऐसा कहा जा रहा है। आस्था स्थल का, आचार संहिता की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, कोड ऑफ कंडक्ट की। दूसरा कह रहा है एक बार चुनावों की घोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी भी परियोजना की आधारशिला रख सकते हैं। ध्यान से सुनना भैया, बच्चे मेरे ध्यान से सुनना, क्या गलती करी है आप लोगों ने इस क्वेश्चन में। कह रहा है चुनाव प्रचार के लिए किसी भी आस्था स्थल का उपयोग करना वर्जित है। कह रहा है चुनावों की घोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी भी परियोजना की आधारशिला रख सकते हैं। तीसरा कह रहा कोई भी दल चुनावों के लिए सरकारी वाहनों, हवाई जहाजों, अधिकारियों का उपयोग नहीं कर सकता है, कोई भी दल। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35 में मेरे प्यारे बच्चे। जीवन आसान करने वाली क्लास है ये। तो देखिए, चुनाव प्रचार के लिए किसी भी आस्था स्थल का उपयोग करना वर्जित है, ये बात तो सही है। क्यों करेगा भाई कोई दल किसी आस्था स्थल का प्रयोग। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ना धर्म के नाम पे वोट मांगी जा सकती है, ना धर्म के नाम पर वोट दी जानी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है पहले भी, और हमारा संविधान भी ऐसी जो है व्यवस्था करता है। ठीक है, तो ये तो बात सही है, धर्म के नाम पे वोट देना और मांगना
अपराध है, अपराध मेरे प्यारे बच्चे, अपराध है। ये कह रहा है कि भाई चुनावों की घोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी भी परियोजना की आधारशिला रख सकते हैं, गलत बात है। ऐसे तो जो है जिस मंत्री ने पूरे 5 साल काम नहीं किया जाएगा बोले आपके गांव में मैं ये करवा दूंगा, वोट दे दो, तो ऐसे कैसे होगा? आधारशिला नहीं रखी जा सकती, ये कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है। एक बार जो है आचार संहिता लागू हो गई तो फिर ये नहीं किया जा सकता। तो दो गलत हो गया, जहां पे दो है उसको काट दीजिए, तो दो तो ऐसे एलिमिनेट हो जाते। अब फिर कह रहा है कोई भी दल चुनावों के लिए सरकारी वाहनों, हवाई जहाजों, किसके, सरकारी की बात कर रहा है ना, तो सरकार के चीजों का उपयोग नहीं कर सकता, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो। एक बार आचार संहिता लग गई तो सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जा सकता। इंदिरा गांधी ने ऐसा कर दिया था मेरे प्यारे बच्चे 1962 के बाद जब इलेक्शन हुआ, और इंदिरा गांधी जी का जो है चुनाव प्रक्रिया पूरी, उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो न्यायाधीश का नाम कभी पढ़िएगा, उन्होंने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जो है उनके इलेक्शन को रद्द कर दिया। इंदिरा गांधी से कहा कि इस्तीफा दीजिए, इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गई, क्योंकि उन पे आरोप लगा था कि उन्होंने सरकारी मशीनरी का उपयोग किया है, और जो उस समय उनके पीएस थे, पर्सनल सेक्रेटरी, उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं करवा दी थी इंदिरा गांधी के लिए, टेंट लगवा दिया था, रायबरेली से इलेक्शन लड़ रही थी इंदिरा गांधी। तो उसकी वजह से, क्योंकि रूलिंग पार्टी में थी, प्राइम मिनिस्टर थी, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी और लोकसभा से सदस्य थी, जब वो चुनाव रद्द किया गया दैट मीन्स कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं रहती, और इस सिचुएशन में वो फिर प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहती। तो इंदिरा गांधी इतनी घबरा गई कि उन्होंने इमरजेंसी लगा दी देश में, है ना। तो आप समझिए कि कितना महत्वपूर्ण है इस चीज, और कितनी पावरफुल है ये बात कि अगर आचार संहिता लागू है और सरकारी मशीनरी का प्रयोग किसी नेता ने कर लिया, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो या सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, तो सीट जा सकती है और अगेंस्ट में मामला खड़ा हो सकता है। प्यारे बच्चे, कोड ऑफ कंडक्ट डेमोक्रेसी के बचाने के लिए बहुत आवश्यक है, तो ध्यान रखेंगे ये जो है उपयोग नहीं किया जा सकता, आधारशिला नहीं रखी जा सकती है। तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा कि 1 और 3 करेक्ट है, 2 गलत है। ठीक है, ये सब मैं आपको वैसे पॉलिटी की क्लास में सब पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैं आपको रिकॉल करवाता हूं ताकि जो लोग पॉलिटी की क्लास नहीं करें अभी तक, उस प्लेलिस्ट को जिन्होंने सूंघा तक नहीं है, उनको थोड़ा यहाँ समझ में आता रहे कि चीजें हो क्या रही हैं, नहीं तो कुछ को लगेगा कि ये चल क्या रहा, बाउंसर पे बाउंसर जा रहे होंगे ना। चलिए, प्रोजेक्ट स्मार्ट मेरे प्यारे बच्चे, क्या नाम है इस प्रोजेक्ट का? स्मार्ट, जो खबरों में देखा गया था किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? प्रोजेक्ट स्मार्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज बिलोंग टू विच यूनियन मिनिस्ट्री, बताना है। शहरी मामलों का मंत्रालय व रेलवे मंत्रालय, कृषि ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। एमएसएमई आप लोग जानते हो, बिहार देने जाओ और एमएसएमई मेंस के लिए आप प्रिपेयर होके नहीं जा रहे हो तो ये सुसाइडल होता है हमेशा। तो बिहार में एमएसएमई से एक क्वेश्चन जरूर आता है, मेंस में पढ़ के जाना होता है। तो एमएसएमई आपको पता भी होना चाहिए। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज इसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, ये अलग से अब तो मिनिस्ट्री भी है और यहाँ से क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे 36 का क्या पूछ रहा है भाई? प्रोजेक्ट स्मार्ट जो है ये क्या है, ये आपने बताना है। सहकारिता मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय भी है इसमें। तो जो प्रोजेक्ट स्मार्ट है ये शहरी मामलों और मंत्रालय का जो है, शहरी मामलों का मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय से संबंधित है, और ये मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल ट्रेन के साथ जो है ये विकसित हुआ था, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, ठीक है, उससे संबंधित है, काफी चर्चा में रहा ये प्रोजेक्ट। अभी ये जो है उतना ज्यादा इस पे फोकस मत करिएगा, क्योंकि ये करंट के सिनारियो से आते वाले क्वेश्चंस हैं, तो जो उस समय रहेगा वो चर्चा में आएगा। जैसे वंदे भारत चर्चा में रहा, तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, जिसको जीका, ये जापान की एक कंपनी थी, ये इसको जीका को ये प्रोजेक्ट मिला था, और जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी इसको कहते हैं। इसने ये प्रस्तावित परियोजना मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल को अपने अंदर लिया, और इसका उद्देश्य है कि मुंबई अहमदाबाद के बीच में एक हाई स्पीड रेल विकसित की जाए और इसके आसपास के जितने भी स्टेशन हैं उनका विकास किया जाए। तो अगर आपसे कहीं प्रोजेक्ट स्मार्ट पूछ ले तो याद रखना ये संबंधित है शहरी मामलों का मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय। क्या है? तो हाई स्पीड रेल मुंबई और अहमदाबाद के बीच में उसका विकास और उसके आसपास जितने भी स्टेशन बनेंगे
उनके विकास से संबंधित ये परियोजना है, महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 37। कौन भारत में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है ना। कोई कुछ भी किसी को बोल के निकल लेता है और कहता है मेरे पास राइट टू स्पीच है ना। तो भारत में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये ध्यान रखना है, सही नहीं है प्यारे बच्चे। इज नॉट करेक्ट पूछ रहा है। यह पूर्णतः स्वतंत्र अधिकार है, यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है, इसमें सरकार की आलोचना करने का अधिकार शामिल है, यह एक मौलिक अधिकार है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, वो एकदम जीवन आसान है। ये मैंने आपको पढ़ाया है और अच्छे से पढ़ाया है, क्योंकि फंडामेंटल राइट में मैंने, मुझे लग रहा है 15 क्लासेस ली होंगी कम से कम, एक एक आर्टिकल को हर दिन पढ़ाया था उधर। तो भारत में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में आपने कह रहा है कि सही नहीं है ना। नहीं है को करेंगे गोला। यह पूर्णतः स्वतंत्र अधिकार है मेरे प्यारे बच्चे। इट इज ए कॉम्प्लीटली इंडिपेंडेंट राइट। इज इट राइट? ना बाबा ना। एब्सोल्यूट राइट कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बताया था। देयर इज नो फंडामेंटल राइट विच इज एब्सोल्यूट, और एक आर्टिकल है विच इज एब्सोल्यूट, एंड वो है आर्टिकल 17। ये एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो एब्सोल्यूट राइट है पूरे फंडामेंटल राइट्स में। इसके पीछे ना कोई युक्ति को प्रतिबंध लगता है, जिसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। ये हमेशा आपने ध्यान रखना होता है, मैंने अपनी क्लास में आपको बताया है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं जब आपको अधिकार दिए जाते हैं। ऐसा नहीं हो कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप सामने वाले को गाली देने लगो, है ना। कहो, वो कहेगा गाली क्यों दे रहा है, बोला मैं तो राइट टू स्पीच है, जो मेरे मन में आएगा बोलूंगा, है ना। तो इस तरीके से चीजें नहीं हो सकती हैं। जहां आपकी नाक खत्म होती है वहां आपकी स्वतंत्रता भी खत्म हो जाती है। तो आप वही बोल सकते हैं जो आपके अधिकार क्षेत्र में और आपसे संबंधित है। अगर आपने किसी सामने वाले के में बोला, बोले मोदी जी मुझे काम नहीं करने दे रहे जी, तो फिर क्या होगा? फिर कोई मोदी जी की तरफ से आएगा और मानहानि का मुकदमा ठोक देगा, फिर माफी मांगनी पड़ेगी। तो अगर आप ऐसा करते हैं राइट टू स्पीच के तहत, जो आपको नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, तो फिर आप पे मानहानि के करोड़ों के मुकदमे भी ठोकते हैं, आपकी सदस्यता भी चली जाती है। आप कह देते हो जो है चोर, सारे मोदी चोर हैं, तो इस तरीके से आप बोलते हो, तो फिर आपको जो है कोर्ट कोर्ट घूमना पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि आपको कोई भी जो अधिकार मिल रहा है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसके पीछे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसके आधार क्या है? पब्लिक ऑर्डर है ना, राज्य की सुरक्षा है, दूसरे की स्वतंत्रता है, बहुत सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मैंने हर एक आर्टिकल में पढ़ाए हैं आपको। तो ये पूर्णतः स्वतंत्र अधिकार है, ये बात तो गलत है। पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है भैया, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, यानी यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है, फंडामेंटल राइट। और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फंडामेंटल राइट ही आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 के तहत। तो ये उचित प्रतिबंधों के अधीन है, यानी इट इज सब्जेक्ट टू एप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शन। गलत ये है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। हमेशा ध्यान रखिएगा, शब्द राइट शब्द है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस प्यारे बच्चे। युक्ति युक्त प्रतिबंध इनको कहते हैं हिंदी में, इस शब्द को याद रख लीजिए। बिकॉज देयर इज नो फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट इन इंडिया विच इज एब्सोल्यूट। वन fundamental right is absolute, and that is article 17 which we called untouchability, यानी अस्पृश्यता। ये बिना किसी प्रतिबंध के लिए पूर्णतः सापेक्षतः दिया जाने वाला अधिकार है। ये मैंने क्लास में बताया था, कल इसकी जिक्र की थी, किसी ने इसका आंसर किया नहीं है अभी तक कि इसके बारे में क्या विशेषता है। तो इसकी विशेषता यही है, ये एब्सोल्यूट राइट है। ठीक है, चलिए अब बात आती है, इसमें सरकार की आलोचना करने का अधिकार शामिल है। बिल्कुल कर सकते हो आप, क्रिटिसाइज कर सकते हो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको गाली नहीं दे सकते हो, है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे आलोचना, आलोचना का मतलब जो है गांव में जो आलोचना होती है वो नहीं होता है एक दूसरे की बुराई करना। आलोचना आपको जो है सिविल सर्विसेज में भी आती है करने ना। कहते हैं कि जो है 1857 का विद्रोह पूर्णतः एक असफल विद्रोह था, आलोचनात्मक टिप्पणी करिए, तो आप जो है बुराई थोड़ी करना शुरू कर देते हो कि 1857 का एकदम बेकार था, बोले राजा लोग सब कुछ किया ही नहीं, सब खा गया, इधर से उधर पड़ा रहता था, दारू पीता था। ये सब थोड़ा ही करते हो, बताते हो आप उसकी इंपॉर्टेंस और उसके जो है प्रोज एंड कॉन्स। ठीक वैसे ही जब पॉलिसीज गवर्नमेंट जारी करती है तो आप बताते हो इसमें अच्छाइयां क्या हैं, बुराइयां क्या हैं, क्या और बेहतर हो सकता था। तो ये कहलाती हैं आलोचनाएं, है ना।
तो मीडिया का ये काम होता है बेसिकली, लेकिन आजकल मीडिया तो ये पूछता है मोदी जी आप पर्स लेके क्यों नहीं रखते हो, आप पर्स रखते हो, आप सुबह कैसे उठ जाते हो, आप कैसे काम कर लेते हो। तो हमारी मीडिया आजकल इंटरव्यू का काम करती है, पीआर एजेंसी बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, पीआर। तो पीआर का काम करती है हमारी मीडिया, आजकल आलोचना करती नहीं है। चलिए, यह एक मौलिक अधिकार है, बिल्कुल फंडामेंटल राइट है, इसमें कोई शक ही नहीं है। पूछ क्या रहा था, सही नहीं है, तो सही नहीं कौन सा है, ए ही सही नहीं है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान है जन्म से, अवतरण से, पंजीकरण द्वारा। ये कई लोगों ने इस क्वेश्चन पे डाउट किया जब वो ऑफलाइन क्लास में जो है टेस्ट दे रहे थे, तो उन्हीं के लिए ये एक्सप्लेनेशन मैं एक बार बताऊंगा इसके बारे में। देखिए यहां पे क्या पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चे, ये कह रहा है भारतीय संविधान में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान है, ठीक है, और यहां पे पूछ रहा है सही उत्तर चुने। ठीक है, अब यहां आप लोगों को ये समस्या आई कि सर जो है ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है भाई, देखते हैं कैसे गलत है। भारतीय संविधान में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान है, कह रहा है जन्म से, तो बिल्कुल बात ठीक है, भारत में जन्म से नागरिकता मिलती है। अगर आपके माता पिता भारत में रहते हैं और आप पैदा हुए तो आप बॉर्न इंडियन सिटीजन हो जाते हैं, अलग से आपको कोई जो है ऐसा नहीं है जाके कि मुझे नागरिकता दो मैं पैदा हो गया हूं करने की जरूरत तो नहीं होती है, आपको जन्म से नागरिकता मिलती है, बात ठीक है। अवतरण से, अवतरण का जो है मामला फ्रॉम डिसेंट भारत में ये नहीं है, है ना, भारत में अवतरण जैसा कोई संदर्भ नहीं है, दूसरे देशों में यूरोपियन कंट्रीज लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में मिलता है, भारत में अवतरण से नहीं है। फिर आता है पंजीकरण, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन तो मिलती है, या कोई माइग्रेशन से जब भारत में आता है 14 साल पूरा कर लेता है तो मिलती है, किसी के दादा दादी आजाद भारत से पहले रह चुके हैं वो भारत में आता है मिलती है ना, और ओसीआई जैसे लोग होते हैं, एनआरआई जैसे लोग होते हैं, तो ये तरीके होते हैं। तो यहाँ पे अवतरण से नहीं होता, दैट मीन्स कि दो तो यहाँ पे है नहीं। अब आप ये ढूंढिए कि पहला और तीसरा सही है, यानी पहला एंड तीसरा हमारा आंसर होना चाहिए। अब आप इस ऑप्शन में देखो कहीं पहला और तीसरा है, दूसरा तीसरा है, हो नहीं सकता, केवल तीसरा हो नहीं सकता, केवल वन हो नहीं सकता, तो पहला और तीसरा आंसर होना चाहिए, यानी जो ऑप्शंस हैं इनमें से कोई आंसर नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका, यानी उपयुक्त में से कोई भी सही इसका जो है ऑप्शन नहीं था। बात समझ में आई कि भाई दो तरीके से मिलती है, अब ये दो तरीके हैं, नहीं तो यहाँ ऑप्शन दिया तो है डी कि उपयुक्त में से कोई भी मैच नहीं हो रहा, तो डी आंसर हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत थी बताइए, कोई समस्या थी? लेकिन आप लोगों ने इसके ऑप्शन को समझा नहीं, क्वेश्चन को नहीं समझा, और इसीलिए कहते हैं कि रोबोटिक दुनिया में रोबोट मत हो जाइए, थोड़ा लॉजिकल भी सोचिए प्यारे बच्चे। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते आपको समझ में आ जाता, अगर ये ऑप्शन यहाँ नहीं होता तो फिर दिक्कत होती कि भाई एक और तीन नहीं है, क्वेश्चन गलत है, लेकिन उपयुक्त में से कोई नहीं, दैट मीन्स कि द एबव ऑप्शन इज नॉट justifying this statement, that is why we can say that none of the above is the right answer for this question. Okay, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे कई लोगों के डाउट थे, आई होप वो क्लियर हो गए होंगे, अभी भी नहीं हो गए होंगे तो फिर आ जाना ऑफिस, बैठ के चाय पे चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, मौलिक, ओहो ऊपर पहुंच गया, चलो भैया ऊपर देख लेंगे फिर, आ जाओ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मजा आ रहा है आपको, पढ़ने में आनंद आ रहा है प्यारे बच्चे? आनंद जरूरी है ना, आनंद बहुत जरूरी है। हमारे गांव में जब पहले गाड़ी नहीं हुआ करती थी, एक आध लोगों के पास गाड़ी होती थी, हमारे पास भी नहीं थी, आज भी नहीं है, हम तो बहुत गरीब हैं। तो एक भैया हैं आनंद भैया हमारे गांव में, वो जो है ले जाते थे हमको रेंट पे गाड़ी करके, बुआ के यहाँ जाना है भात भरने, किसी की शादी में जाना, बुआ की बेटी मौसी की बेटी में, तो उनकी जो है ओमनी वैन हुआ करती थी, तो हम लोग उसमें जाते थे सारा लोग भर के कि आज गाड़ी में चड्डू खाएंगे, है ना। तो आनंद भैया बहुत जरूरी है, ऐसे ही जीवन में आनंद रहना चाहिए। हाँ चलिए, हमारे गांव में आनंद भैया बहुत जरूरी है, आपके यहाँ देखिए कौन आनंद भैया हैं जो ऐसा काम करते हैं। चलिए, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है प्यारे बच्चे? हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट, बताना, गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट। ये मैं बना जो कल के एक्सप्लेनेशन में बता चुका हूं ऑलरेडी, कि अगर जो है कानून बनाना है और आपसे पूछता है कि संविधान बनाने, कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था, तो मैंने आपको बताया था कि वो कौन होती है, संसद होती है। यहां पूछ रहा फंडामेंटल राइट के बारे में,
अगर फंडामेंटल राइट पूछ ले, आपसे सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन ही क्यों ना पूछ ले कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का जो है संरक्षक कौन है, तो कौन होगा? भारत के राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट या प्रधानमंत्री? इजीएस्ट क्वेश्चन है, इजी है ना, सबको पता है इसका आंसर। तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट ही है जो संविधान की रक्षा करता है, व्याख्या करता है और समय समय पे बताता है अगर किसी ने जो है कोई कांड किया है, तो कुछ गड़बड़ किया है, किसी के मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया है, कोई ऐसी विधि बना दी है, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा ना बाबा ना, ये नहीं हो सकता, है ना। चलिए, तो ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, मौलिक अधिकारों का परिवर्तन, मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट है? संपत्ति का अधिकार, निजता का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार? कौन सा मौलिक अधिकार है? ऑप्शंस, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल राइट? निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। तो इसमें दो होते हैं, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू एडुकेशन अधिकार। तो जिसने भी इसका आंसर या तो बी किया होगा या डी किया होगा, वो दोनों सही हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग जो है एकदम बीपीएससी की राह पे गए हैं, है ना। जैसे कमीशन कई बार कहता है गलती हो गई, क्या हो गया बाबू, जो सही किए होगे वो मान लेंगे। तो जिसने बी और डी किया है, हम दोनों को सही मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही सही है। निजता का अधिकार भी जो है फंडामेंटल राइट में आता है। और मेरे प्यारे बच्चे, शिक्षा का अधिकार तो बेसिकली मौलिक अधिकार है ही, है ना। आर्टिकल 21A में आ जाता है राइट टू एजुकेशन, तो उसको भी हम, शिक्षा का अधिकार को भी मौलिक अधिकार में ही रखते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। अमेंडमेंट हो चुका है इसके संदर्भ में। वैसे कुछ लोगों ने इसका ज्यादातर बी लगाया होगा कि निजता का अधिकार अब जो है मौलिक अधिकार मान लिया गया है ना। तो उस परसेप्शन से देखो, कुछ लोगों ने डी भी किया होगा, कुछ लोगों ने बी किया होगा, ये दोनों तो नहीं है। संपत्ति का अधिकार तो जो है हटा दिया गया, आर्टिकल 31 से किस में पहुंचा दिया गया? 300A में पहुंचा दिया गया है ना। तो अब तो ये क्या है? लीगल राइट है मेरे प्यारे बच्चे। देखें, ध्यान से देखिएगा, जो आपका संपत्ति का अधिकार है, ये कौन सा राइट है? लीगल राइट है। आपकी संपत्ति पे कोई कब्जा करके बैठ गया तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन वो लीगल राइट। आप पहले जाएंगे जुडिशरी में, एसडीएम के पास जाओ पहले, तो बोला जो है हमारे चाचा हमारे जमीन हथिया लिए हैं सर जी। बोला का करी? तो जाके जो है उनसे लिखवा लीजिए कि चाचा ने हथिया लिया, फिर हाई कोर्ट चले जाओ सीधे। हाई कोर्ट वही मानता है जो एसडीएम ने लिख दिया। तो आप जल्दी से एसडीएम बन जाओ, फिर एसडीएम को फोन करना, बोला एसडीएम बेगूसराय बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, हमारी जमीन हथिया लिए हैं, लिख दीजिए जरा। और एसडीएम लिख देगा कि मैं मुआयना करने गया था और ऐसा है। तो एसडीएम ने एक बार जो साइन किया, फिर वो पत्थर की लकीर है। मैं इसीलिए मैंने कहा एसडीएम हैज दैट एब्सोल्यूट पावर, जो उसने कहा वो माना जाएगा। राजा होता राजा, है ना, राजा की तरह चलिए। चलिए, हड़ताल करने का अधिकार प्यारे बच्चे नहीं, मौलिक अधिकार नहीं है। हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। आंदोलन करके आप अपनी बात रख सकते हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन होगा, लेकिन हड़ताल नहीं आती है उसमें, ये ध्यान रखना है। तो बी और डी यहाँ पे आपने जो किया है, बी किया है तो भी सही है, डी किया है तो भी सही है। इतना लोड नहीं लेना है इस क्वेश्चन का, एक आध हो जाता है ऐसा जीवन आसान करने वाला। जिसने तुक्का मारा होगा उसका भी सही हो गया होगा, खुश हो रहा होगा अंदर अंदर, बोले बच गए बच गए एक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें रियासतों को छोड़कर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की परिकल्पना की गई थी। 1935 की हो रही है, जो एक्ट आया है 1935 में, है ना। इसमें रियासतों को छोड़कर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की परिकल्पना की गई थी। इसने केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है, पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इसका। क्या जो है इसमें सही है? इसमें रियासतों को छोड़कर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, क्या ये बात ठीक है? 1935 के संदर्भ में आप बताइए। तो जो 1935 का अधिनियम आया, पहले तो हमें पता होना चाहिए उस समय सिचुएशन क्या चल रही थी। जो है लिनलिथगो, इस व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, लिनलिथगो का नाम सुना है? लिनलिथगो कौन थे उस समय? लॉर्ड थे लिनलिथगो। 1937
और 1935 का ये जो है एक्ट 1937 में लागू हुआ। इस समय तक तीनों गोलमेज सम्मेलन हो चुके थे, जिसमें कांग्रेस ने सिर्फ एक ही बार पार्टिसिपेट किया। बापू हमारे पधारे थे उधर, एक ही बार गए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, फिर दोबारा गए भी नहीं। कहते हैं चाय पीने बुलाते हैं ये लोग, बातचीत करते नहीं है। तो जब ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हो गए, उसके बाद जो है जो लॉर्ड लिनलिथगो थे, उन्होंने एक जो है समिति का गठन किया, खुद उस समिति की अध्यक्षता की और इन्होंने सिफारिश की। फिर उस सिफारिश के आधार पर मेरे प्यारे बच्चे, इन्होंने जो है इस एक्ट 1935 का जो है गठन किया, इसको बनाया था, है ना। और इस जो है एक्ट में इन्होंने बात की थी शुरू में फेडरेशन ऑफ इंडिया की। किसकी? फेडरेशन ऑफ इंडिया की इन्होंने स्टार्टिंग में बात रखी थी, प्रस्ताव ऐसा लेके आए थे 1935 के एक्ट में। लेकिन भारतीय राज्यों ने अपनी गैर सहमति इस पे दिखा दी कि भाई हम फेडरेशन ऑफ इंडिया का पार्ट तो नहीं बनेंगे। स्टेट्स ने उस समय ऐसा कह दिया। तो ये वाली जो बात है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की परिकल्पना, इसको रोक दिया गया था। इस पे फिर विचार नहीं किया गया इस समिति के द्वारा, और इस अधिनियम ने केंद्र शासन की जो है स्थापना की, ठीक है। और जो केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान था, उसको इसमें लागू जरूर किया गया। तो ध्यान रखिएगा कि जो रियासतें हैं, ना तो ये राजी हुई, ना राज्य राजी हुए, ना अखिल भारतीय फेडरेशन जैसा कुछ लागू हो सका। तो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता को बनाया रखा गया इस समय तक, और केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया कर दिया गया। तो यहां पर जो फेडरेशन वाली बात है वो गलत हो जाती है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो चलिए यहां पे क्या बात होगी, तो यहां पे सिर्फ दो स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि एक वाला स्टेटमेंट जो है गलत है, ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही नहीं है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना जैसा विचार नहीं लाया गया था इसमें, तो केवल दो सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची, अभी पीछे बात कर चुके हैं, शेड्यूल 9, है ना। शेड्यूल 9, 9th शेड्यूल किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। नेहरू साहब की बड़ी मेहरबानी, जमींदारों से काट काट के जमीन निकाल ली उनका, है? तो किस में है ये? कब जोड़ा गया था? कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? इतना इजी क्वेश्चन है। नेहरू साहब की बात हो रही है तो बहुत जो है पुरानी बात रही होगी, यानी पहला संशोधन है ये, 1951 में ही हो गया था ये अमेंडमेंट। जैसे ही देश जो है स्वतंत्र हुआ, गणतंत्र हुआ, तुरंत सबसे पहला काम यही किया गया कि संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने हुए मौलिक उल्लंघन के साथ, क्योंकि सबको संपत्ति का जो है अधिकार दिया गया था, तो संपत्ति के अधिकार के तहत मेरे प्यारे बच्चे न्यायिक जांच हो जाती थी। जैसे ही ये किसी की जमीन लेते थे जमींदार की, तो उस न्यायिक जांच से बचने के लिए इन्होंने अनुसूची 9 का जो है एक प्रावधान किया और उसमें भूमि सुधारों को डालना शुरू किया। और न्यायिक पुनराविलोकन की जो सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति थी, उसको कह दिया कि अनुसूची 9 में जो है सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो उसके लिए बनाई गई अनुसूची 9 थी। ये एक तरीके का मानिए कि आपकी जो है वो कौन सी गुप्त जेब नहीं होती थी पुराने जमाने में, आपने देखा होगा बाबा दादाओं के समय पे, कि एक पैंट जो हम लोग पहनते हैं ट्राउजर्स, उसमें एक पॉकेट, साइड पॉकेट होता है, एक बैक पॉकेट होता है। लेकिन जो हमारे पिताजी हैं उनकी भी पैंट में होता था एक अंदर, ऐसे अंदर जो है पॉकेट, एक चोर पॉकेट उसको कहते थे, ताकि कोई जेब काटे तो पैसा ना निकले, है ना। अंदर होती थी वो, ऐसे बेल्ट के अंदर हाथ डाल के। तो ऐसी ही ये अनुसूची 9 थी कि यहां तक जो है सुप्रीम कोर्ट चोरी नहीं मार सकता था, सुप्रीम कोर्ट यहाँ निगाह नहीं डाल सकता था शेड्यूल 9 में, क्योंकि इसको एक जो है ऐसी पॉकेट गुप्त जो है शेड्यूल बनाया गया कि न्यायिक पुनराविलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर चलती ही नहीं थी। और इस तरीके से जो है कानून को पारित किया गया और इस तरीके से भूमि सुधार नियमों को लागू किया गया, जमींदारों की भूमि लेकर लोगों में बांटी गई। तो ये ध्यान रखेंगे, 9वीं अनुसूची पहले संशोधन से आई जो हुआ 1951 में, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के घटक हैं? भारतीय संसद के घटक: अध्यक्ष, राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा, जनता का सदन यानी लोकसभा। भारतीय संसद के घटक मेरे प्यारे बच्चे, चेयरमैन जैसी बात इसमें कही हुई है,
है ना। भारतीय संसद के घटक 43 का आप आंसर बताइए क्या सही होगा। तो अध्यक्ष कौन होता है भारतीय संसद का, यानी चेयरमैन यहाँ पे किसको कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद के घटक तो अध्यक्ष होगा, है ना, बिल्कुल ठीक बात है। राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा होगी। देखिए जब कोई संसद बनती है तो संसद में तीन होते हैं। एक सबसे पहले होते हैं राष्ट्रपति, है ना, मैंने आपको बताया है। फिर मैंने बताया है आपको लोकसभा, या आप राज्यसभा भी यहां लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको आगे पीछे लिखने से। तो ये तीन मिलके बनाते हैं संसद, है ना, ये ध्यान रखना है। अब ये कह रहा है कि कौन भारतीय संसद के घटक हैं, तो अध्यक्ष, राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा, और जनता का सदन लोकसभा, ये यहाँ पे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ये ध्यान। तो 43 क्वेश्चन, कौन भारतीय संसद के घटक हैं आपने बताना है प्यारे बच्चे। अध्यक्ष, राज्यों की परिषद, जनता का सदन। तो मैंने आपको जैसा बताया है कि संसद के घटक कौन कौन है, तो संसद के घटक हैं आपके राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कल भी मैं आपको बता चुका हूं। पहले तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ जो अध्यक्ष लिखा हुआ है ये यहाँ चेयरमैन नहीं होगा, स्पीकर होगा। ठीक है। दूसरी चीज, स्पीकर जो है वो घटक में नहीं आते। अगर यहाँ बात होती कि पार्ट क्या है तो पार्ट में भले ही वो आ जाते, इसके तहत आ जाते, लेकिन घटक इसके कंपोनेंट्स पूछ रहा है कि किससे मिलके बना है, तो ये मिलती संसद मिलके बनी होती है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति यहाँ ऑप्शन में है नहीं, लोकसभा और राज्यसभा यानी 2 और 3 ऑप्शन होगा, तो ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें किसी को कोई डाउट था तो क्लियर कर लीजिए। ये यहाँ पे चेयरमैन की जगह स्पीकर होगा, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अध्यक्ष जो है संसद के घटक नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। दल बदल विरोधी कानून मेरे प्यारे बच्चे एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये बहुत शानदार तरीके से जो है लाया गया था, क्योंकि जो है कुछ लोग क्या करते थे, जैसे ही देखते कि जो सरकार में आया, जो भी दल सरकार में आया, ये लोग उधर चल देते थे। और हमारे यहाँ बहुत अच्छी कहावत है, जिधर देखे तय परात उधर ही राय गाये सारी रात, है ना। जहां उन्होंने देखा कि यहाँ जो है स्थिति बन सकती है उधर लुढ़क जाते थे। तो ये इसी चीज को रोकने के लिए ये दल विरोधी कानून लाया गया। अब ये पूछ रहा है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची में है। 10वीं में, कौन सी में प्यारे बच्चे, 10वीं अनुसूची में है। 10th शेड्यूल में ये दल बदल दिया गया है, और बहुत शानदार ये क्वेश्चन है। ठीक है, याद रहेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 44, कोई समस्या। चलिए आगे देखें क्वेश्चन। अच्छा, आपको कभी ये भी तो पूछ सकता है कि दल बदल अधिनियम जो है 10वीं अनुसूची में तो है, ये कौन से संविधान संशोधन से लाया गया था। तो कितने दूनी 10 होते हैं प्यारे बच्चे, 5 दूनी 10 होते हैं। कितने, 5 दूनी 10। तो हमेशा याद रखिएगा, जब दल बदल विरोधी अधिनियम है 52वें संविधान संशोधन में लाया गया था। कब, 52वें संविधान संशोधन में। आप इसको ट्रिक के तौर पे कैसे याद रख सकते हैं, नेता आता है आपके पास, कहता है 5 साल के लिए वोट दो, वोट दो, 5 साल के लिए वोट दो, है ना। तो 5 माने 5 ईयर हो गया, 2 माने वोट दो, तो 5 साल के लिए वोट दो, यानी 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 5 दूनी 10 होते हैं, यानी 10वीं अनुसूची, यानी दल बदल, है ना। फिर ये एक बार 5 साल के लिए वोट तो ले जाते हैं, फिर उसके लिए आपको 10 साल दिखते नहीं है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ये पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन आते हैं, तो 5 साल के लिए वोट दो और फिर जो है गायब हो जाते हैं ये लोग। तो ध्यान रखेंगे, 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित है। इसको कब लाया गया, तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको लाया गया। एंटी डिफेक्शन लॉ किस लिए है मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब आप बोलोगे कि भाई ये कब आया, तो ये डेट भी याद रख लीजिए, 1985, 1985 में क्या आया, 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको कहते हैं 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। अनुसूची जोड़ी गई 10वीं, और इसमें लाया गया जो है ये दल बदल। और 9वीं अनुसूची जो है हमने कब देखी, तो ये देखा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पहले के बाद सीधा 51 में हुआ है पहला, और फिर कब हो रहा है, 85 में। तो अनुसूची 8 पहले ही थी, मेन जो आपका
मूल संविधान और उसके बाद फिर दो जोड़ी गई हैं। 91वें में 9वीं अनुसूची जो भूमि सुधार से संबंधित है, 85 में 10वीं अनुसूची जो नेताओं को इधर उधर भागने से रोकने से संबंधित है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता शर्तें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों के लिए समान है ना। ये सामान नहीं होगा, सामान होगा, समान, है ना। चलिए योग्यता शर्तें हैं, पूछ रहा है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के लिए ही जो है समान है। राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए, है ना। बताइए क्या है। ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी इनमें योग्यता और सेवा शर्तें हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों के लिए एक जैसी होती हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो कह रहा है वह जो न्यायाधीश का बनने के योग्य व्यक्ति है वो राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। दूसरा यहां पे कहा जा रहा है नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं है। तीसरा कह रहा किसी उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक वकालत करना। ठीक है, किसी उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों होगा, दो में मिला के हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है ऐसा कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर है आपका 45। इसका सही आंसर आप लोग मुझे बताइए कि क्या सही होगा। तो राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए, ये तो सबसे आवश्यक है ही है? और 5 वर्ष वकील के रूप में या 10 वर्ष एक प्रतिष्ठित न्यायविद के रूप में अगर वो रह चुका है तो वो इसके लिए पात्र होता है। ये इसकी पहली शर्त होती है, सबसे जरूरी होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। जो एक महत्वपूर्ण चीज है वो आपको पता होनी चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये होती है कि पहली वाली जो चीज है राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए, मेरे प्यारे बच्चे ये दोनों के लिए समान है। आपको ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि यहां पर दोनों के लिए समान पूछ रहा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि हाई कोर्ट के लिए अगर कोई चीज एलिजिबल है तो यहाँ सही हो जाएगी। यहाँ दोनों के लिए सेम होना चाहिए। तो पहली बात से शुरू करते हैं, राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट सुप्रीम कोर्ट के लिए भी है और हाई कोर्ट के लिए भी है, तो ये ठीक हो गया। ये कह रहा है नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं होती, तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट के लिए सही नहीं है, हाई कोर्ट के लिए ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के लिए एक न्यूनतम आयु निर्धारित होना आवश्यक हो जाता है ना। हाई कोर्ट में मेरे प्यारे बच्चे जो है इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, तो ये यहां के लिए सही नहीं है, यानी इस क्वेश्चन के संदर्भ में ये बात गलत हो जाती है। ठीक है, तीसरा है किसी उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक वकालत करना, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए ठीक है बात और हाई कोर्ट के लिए भी जो है ठीक है बात। तभी वो उच्च न्यायालय या दो दूसरे न्यायालय हैं में उनमें जब 10 वर्ष काम कर लेगा तब उसकी नियुक्ति होगी, तो ये ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 1 और 3 दोनों यहां पे सही हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में एक बार फिर से देखेंगे, थोड़ा सा करेक्शन है, मुझे लगता है कि इसको फिर से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सी योग्यता शर्तें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों के लिए समान है ना। समान दैट मीन्स दोनों पे लागू होती हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए वो व्यक्ति, है ना। दूसरा कह रहा है, तो ये जो राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए ये स्टेटमेंट सही होता है सुप्रीम कोर्ट के लिए, है ना। हाई कोर्ट के लिए ऐसी स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं है कि उसके हाई कोर्ट में नियुक्ति करने के लिए वो राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद हो, इसकी आवश्यकता नहीं होती। प्रतिष्ठित न्यायविद की जो नियुक्ति होती है वो सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति कर सकते हैं अगर उनको आवश्यक लगता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाती है। दूसरा है नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं होती, तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ऐसा है
कि नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु का क्राइटेरिया नहीं रखा जाता है, लेकिन हाँ ये आवश्यक होता है कि वह व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। अगर कोई व्यक्ति किसी हाई कोर्ट या 2 हाई कोर्ट 3 हाई कोर्ट मिला के उसकी जो वकालत है वो 10 वर्ष की हो चुकी है, तो वो एलिजिबल होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही नियुक्ति पाने के। तो यहाँ पर 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाता है और 1 स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? डिस्ट्रिक्ट जो है मजिस्ट्रेट की बात पूछ रहा है, जिला न्यायाधीश की बात पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज एक डीएम होता है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था, हालांकि अब मजिस्ट्रेशियल पावर डीएम के पास रही नहीं है, कलेक्ट्रेट कलेक्टर बोलते हैं, कलेक्ट्रेट वाली पावर होती है डीएम के पास। लेकिन यहां पूछ रहा है जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख संविधान में किस आर्टिकल में किया गया? डिस्ट्रिक्ट जज आपने बताना है मेरे प्यारे बच्चे किस आर्टिकल में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 233 आर्टिकल 233 में जो है दिया गया है जिला न्यायाधीश शब्द को। और ये जो शब्द है, ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 233, ये न्यायिक प्रणाली के संरचना और व्यवस्था के बारे में विवरण प्रदान करता है। इसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में जो है सेवा शर्तें होती हैं, बातें लिखी होती हैं, है ना, दिशा निर्देश लिखे होते हैं और उनकी कार्यशैली का वर्णन होता है। तो जिला न्यायाधीश की अगर बात आएगी तो आर्टिकल 233 आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? एक तरफ दिए गए हैं जो है पंचायतें, नगर पालिकाएं, सहकारी समितियां, न्यायाधिकरण, और सामने दिए गए हैं भाग, यानी किस भाग में क्या है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें पूछ रहा है सुमेलित नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। तो पंचायतें, पंचायतें कह रहा है भाग 9 में है, बिल्कुल बात ठीक है, भाग 9। ठीक है, शेड्यूल 9 अलग है, ये बात ध्यान रखेंगे, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि जो है शेड्यूल को हम भाग से कंपैरिजन कर देते हैं। तो अगर अनुसूची की बात करोगे तो अनुसूची 9 में क्या है प्यारे बच्चे? उसमें अनुसूची 9 में दिया गया है जो है भूमि सुधार संबंधी कानून। लेकिन भाग 9 की बात करोगे तो भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है। नगर पालिकाएं भाग 9A में आती हैं, बिल्कुल बात सही है। ये किस में? आर्टिकल 243 में जो है आपको पंचायतों का वर्णन मिलेगा, ये आपको पता है। 243 से 243 ओ तक, है ना, ये मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ा चुका हूं पंचायतों के बारे में, ट्रिक के साथ मैंने आपको ये बात बताई थी, है ना, याद होगी आपको। नगर पालिकाओं का आर्टिकल कितना है? तो 243 पी से जो है म्यूनिसिपालिटी शुरू होती है और 243 पी से लेके 243 जेड जी तक, है ना, ये जो है आर्टिकल्स आते हैं म्यूनिसिपल जो है म्यूनिसिपालिटीज से। उसके बाद दिया गया है सहकारी समितियां। सहकारी समितियां कह रहा है भाग 9B में आती हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो बिल्कुल ठीक है, सहकारी समितियां भाग 9B में आती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज इनको कहते हैं, ये बात भी ठीक है। फिर है ट्रिब्यूनल यानी न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण, है ना, ट्रिब्यूनल इनको कहते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चे भाग 10 दिया हुआ है, ये गलत है, यहाँ पर भाग 11 में होते हैं ट्रिब्यूनल्स, है ना। न्यायाधिकरण जो है, अधिकरण भी कहा जाता है इनको, तो अधिकरण जो है ये भाग 11 में होते हैं, ना कि भाग 10 में। ये यहाँ पे जो है एक मिलान गलत दिया हुआ था। अब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, जो सहकारी समितियां हैं, है ना, सहकारी समितियां, सहकारी समितियां के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? इसके आर्टिकल्स आपको मेरे प्यारे बच्चे पता होना चाहिए। तो भाग 9 में उल्लिखित है, 243 आर्टिकल में ये भी आती है, 243 आर्टिकल में जेड एच से शुरू होती है आपकी जो है सहकारी समितियां, और ये कहां तक जाती है? तो 243 में ही जेड टी तक जो है इनका उल्लेख मिलता है, सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ये बात भी आप याद रखेंगे। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए ही, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था जिससे सहकारी समितियों को जो है लागू किया गया? और इससे संबंधित एक आर्टिकल भी है, वो आर्टिकल मुझे बताइएगा इनमें से कौन सा सही है। 42B, 43B, 41B या 46B?
कौन सा आर्टिकल है जो सहकारी समितियों से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी आप मुझे बताएंगे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि आज सेशन एंगेजिंग बने। सारी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, आप भूल जाओगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आपको भी कुछ कुछ सर्च करनी पड़ेंगी। सहकारी समितियों से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। अभी हाल फिलहाल में यूपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आर्टिकल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से किसी सदस्य को बर्खास्त कर सकता है। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से किसी सदस्य को बर्खास्त कर सकता है अध्यक्ष की सहमति से, केवल आपातकालीन परिस्थितियों में, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, या स्वयं विवेक के अनुसार। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से किसी सदस्य को बर्खास्त कर सकता है अगर प्रधानमंत्री की ऐसी सिफारिश हो तो। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति मंत्री को बर्खास्त कर सकता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है, मतलब बहुमत तो होना ही चाहिए, फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री फिर अपनी एक जो है मंत्रिपरिषद का गठन करता है और वो सब जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करते हैं, लेकिन उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। ये बात ध्यान रखना, यहां से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि जो मंत्रिपरिषद है वो जो है उत्तरदायी होती है मेरे प्यारे बच्चे लोकसभा के प्रति, निचले सदन के प्रति। लेकिन जो मंत्री होते हैं वो प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं राष्ट्रपति के। लेकिन प्रसाद पर्यंत का मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति इन्हें जब चाहे तब हटा दे। इनको तभी हटाया जा सकता है जब प्रधानमंत्री की जो है ऐसी सिफारिश हो। लेकिन इसमें यह भी बात है कि अगर लोकसभा से इनका विश्वास बहुमत खत्म हो गया तो फिर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा और प्रधानमंत्री को भी जो है अपने पद से हटना पड़ता है। तो ये ध्यान रखेंगे, मंत्रिपरिषद की संरचना में संबंध में जो है प्रधानमंत्री अग्रणी होता है, उनमें से ही एक होता है। यानी प्रधानमंत्री कोई ऐसा पद नहीं है, ना कोई ऐसी पोजीशन है, बस वो अपने ही दल के नेता, अपने ही दल का एक नेता होता है, उन्हीं का एक प्रमुख होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये मंत्रिपरिषद की जो है जवाबदेहिता को बढ़ाता है प्रधानमंत्री की नजरों में, और राष्ट्रपति जो है एक वास्तविक प्रमुख ना होके सिर्फ संवैधानिक प्रमुख है। ये बात इस बात को भी संदर्भित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 51A। मैंने बताया था 51A किससे संबंधित है? फंडामेंटल ड्यूटीज से है। के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? यानी जो मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया वो किससे जो है प्रभावित है मेरे प्यारे बच्चे? ये यहाँ पे पूछ रहा है। आयरिश संविधान, स्पेनिश संविधान, यूएसएसआर का संविधान, या फिर ऑस्ट्रेलियाई संविधान। फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे जो है प्रभावित है मेरे प्यारे बच्चे? ये आपने बताना है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? यूएसएसआर के संविधान से। यानी सोवियत यूनियन का जो संविधान है उसमें लोगों को न केवल मौलिक अधिकारों का मजा लेने के लिए जो है उनको मौलिक अधिकार दिए गए, अपितु साथ ही साथ उनको मेरे प्यारे बच्चे जो है ये जिम्मेदारी भी दी गई कि जो है मौलिक कर्तव्य भी बनते हैं, उनका भी पालन किया जाना चाहिए। कब ऐसा हुआ? तो 1976 में। ये 10 जोड़े गए थे। भाग मैं आपको बता चुका हूं, भाग था 4A, आर्टिकल 51A। फिर इसमें 2002 में एक और जोड़ दिया गया मेरे प्यारे बच्चे, तो ये 11 हो गए टोटल, है ना। इस तरीके से जो है वर्तमान में आप देखोगे तो 11 मौलिक अधिकार हैं, मूल जो मूल कर्तव्य, और जो पहले जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी उस पर 10 को जोड़ा गया था, है ना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ दो कथन है। भारत का संविधान देश की सभी आवश्यकताओं को प्रदान करता है। कारण कह रहा है इसे स्वीकृत संविधान के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है ना। कथन और कारण है और पूछ रहा है कि इनका उपयोग करके सही आंसर आप बताइए कि क्या सही आंसर इसका होगा मेरे प्यारे बच्चे। ये कह रहा है भारत का संविधान देश की सभी आवश्यकताओं को प्रदान करता है। बात ठीक है, सभी आवश्यकताएं ऑलमोस्ट पूरी हो जाती हैं। इतना लंबा जो है बनाया गया है, पिटारा है पूरा। इसे स्वीकृत संविधान के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल हमने स्वीकृत किया, आत्मार्पित किया, स्वयं को जो है संदर्भित किया भारत की जनता ने, ये भी बात ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि ये व्याख्या करता है कि नहीं। तो भारत का संविधान देश की सभी आवश्यकताओं को प्रदान करता है क्योंकि
इसे स्वीकृत संविधान के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है। तो बन रहा है सेंस इस बात का, ये सेंस नहीं बन रहा है ना यहाँ पे कि भारत का संविधान देश की सभी आवश्यकताओं को इसलिए पूरा करता है क्योंकि इसे स्वीकृत संविधान के रूप में जाना जाता है। तो इस बात का कोई सेंस नहीं निकलता। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं स्टेटमेंट ए, असर्शन ए और रीजन आर दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। तो ये एक तरीका होता है क्योंकि से जोड़ने का। वैसे तो आप सार ही समझिएगा, लेकिन अगर कभी कभी आप इसकी हेल्प लेंगे तो जीवन आसान हो सकता है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए 25 क्वेश्चन पे ही रोक रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी का डिस्कशन थोड़ा लंबा जाता है, इसमें कई सारे आयाम निकलते हैं, इसलिए वीडियोस लंबे हो रहे हैं। 25-25 क्वेश्चन करके ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें भी दिक्कत नहीं हो रही तो आपको क्यों ही होगी। आपको तो आनंद आ रहा होगा, आराम से 25 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर और कुछ पढ़ रहे हैं, मजे ही मजे। चलिए कल मिलेंगे फिर अगले 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक आपको क्या करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना है चैनल को अगर नए हैं तो। इस प्रोग्राम से जुड़ना है तो आपने क्या करना है, एक नंबर पे मैसेज करना है, ताकि आप जो है इस टेस्ट सीरीज का भाग बन पाए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाए बीपीएससी 70th में। और मजे की बात क्या चल रही है, अभी चल रहा है ऑफर जो कि आपने स्वयं मांगा था, और वो है 20% ऑफ सीधा। तो अब सोचिए 2349 रुपए तो ऑलरेडी थे 21 टेस्ट के, अब इसमें भी हमने कर दिया 20% ऑफ। तो अब तो जीवन आसान है, और जीवन आसान है तो फिर आप भी हमारा जीवन आसान करिए। शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को, प्यार देते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।